हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देख रहे हैं और अभी तक में आप लोग देख चुके होंगे जो कितना ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ तो एटलीस्ट 60 to 70% कॉन्सेप्ट तो रिपीट होता है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट पे 60 to 70% तो क्वेश्चंस आते हैं जो पीवाईक्यू में आए हैं। ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब एक दो क्वेश्चन भी डायरेक्ट उठ के आ जाएगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करेगा फिर से डाल देगा। इसीलिए पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप 10 से 15 साल का पीवाईक्यू करके जाते हैं तो एग्जाम में 60 to 70% क्वेश्चन तो आपको आसानी से आ जाएगा। 30% क्वेश्चन हो सकता है नए टाइप के मिल जाए। ठीक है। बट इतना तो आप कर ही लोगे। अभी तक में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर चुके हैं और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अभी तक 5 लेक्चर हुआ है। अराउंड 50 क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज्ड एनर्जी ऑफ Fe का एक कॉम्प्लेक्स है और निकेल का एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें देखोगे Fe+2 में है और इसमें निकेल +2 में है। देखो इसमें 6 है तो ये डायरेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा, इसमें 4 है या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये फाइंड करना होगा। देखो निकेल +2 में है और लिगेंड कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये टेट्राहेड्रल बनाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो स्क्वायर प्लेनर बनाता, जैसे NiCN टाइप का कॉम्प्लेक्स अगर हो तो वो। ठीक है। इसमें यहाँ पे +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो ये अगर होता तो स्क्वायर प्लेनर होता, यहाँ पे भी वीक फील्ड लिगेंड है तो ये टेट्राहेड्रल होगा। देखो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग सिंपल है। ये d ऑर्बिटल है, ये T2g है और ये Eg है। ठीक है। अगर ऑर्बिटल लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो, dxy dyz और dxz। ठीक है। और ऊपर में होता है dx² - y² और dz²। ये होता है ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग। और अगर टेट्राहेड्रल की बात करोगे तो ये कुछ इस तरह से होता है, ऊपर T2 और नीचे E। ठीक है। इसमें G क्यों नहीं लगा है वो आप कमेंट में बताना। ठीक है। जी क्यों नहीं लगा है, इसमें सिर्फ T2 और E लिखे और ऊपर में T2g और Eg लिखे हैं। इसका रीजन आप हो सके तो कमेंट बताना, अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं ही बता दूंगा। ठीक है। अब इसका फिल करो। देखो ये D6 है, फिर से यहाँ पे बना लो। ऑक्टाहेड्रल के लिए ये है और टेट्राहेड्रल के लिए ये है। ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में इधर D6 है, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और इधर निकेल D8 है। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो। नीचे वाले को कितना बोलते हैं हम लोग, देखो अगर वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कैसे लिखना है। टोटल ऑर्बिटल 5 होता है तो नीचे 5 लिख दो। ऊपर में 1 2 3, तो ये 3/5 ऊपर चला जाएगा और ये 1 2, तो ये 2/5 इधर आ जाएगा। यह हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा 0.6। ये बेरी सेंटर से नीचे है इसलिए इधर माइनस लगेगा, ऊपर प्लस लगेगा। ठीक उसी तरह इधर +0.4 आ जाएगा और नीचे -0.6। क्यों? क्योंकि ये बेरी सेंटर से नीचे है। ठीक है। जो नीचे है वो निगेटिव में आएगा, जो ऊपर है वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है। इस तरह से इनका कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो इसका कैलकुलेट करो। -0.4 इंटू कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, प्लस यहाँ पे 2, 0.6 2। ये कैलकुलेट करोगे तो 0.4 आएगा डेल ओ। ठीक है। इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसका देखो, ये -0.6 इंटू 4, फिर प्लस यहाँ पे 4 है, 0.4 ये इंटू 4, ये कैलकुलेट करोगे तो -0.8 आएगा। ये क्या होगा, डेल टी। ठीक है। 0.8 माइनस, ये रहा आंसर। हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा सही, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो CFLC निकालने का ये फॉर्मूला है, एक बार नहीं हो तो फिर से देख लो। यहाँ पे देखो, देखो 1 2 3 4 5, ऊपर Eg, नीचे T2g। नीचे वाले का हो जाएगा -0.4, ऊपर वाले का हो जाएगा +0.6। अब जितना इलेक्ट्रॉन हो उतना मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। बहुत सिंपल है।
आगे बढ़ते हैं। थ्री कॉम्प्लेक्स COCl NH3 2 प्लस CONH3 H2O 3 प्लस and CONH3 3 plus absorb light in visible region. The correct order of wavelength of light absorb. देखो वेवलेंथ पूछा गया है। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। जिसका जितना ज्यादा एनर्जी उसका उतना कम वेवलेंथ, जिसका ज्यादा वेवलेंथ उसका उतना कम एनर्जी। अब देखो इसमें कॉमन ढूंढो, इसमें कॉमन क्या है? CONH3 होल 5, ये देखो कॉमन है, ठीक है। ये हर किसी में NH3 होल 5, NH3 होल 5, NH3 होल 5। तो बचा क्या? यहाँ पे NH3 बच गया, यहाँ पे H2O बच गया और यहाँ पे Cl बच गया। तो लिगेंड का स्ट्रेंथ देखो, इस तीनों में स्ट्रेंथ क्या है लिगेंड का? सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ NH3 का होता है, फिर H2O का, और सबसे लास्ट में आता है हेलाइड, ठीक है। ये लिगेंड का स्ट्रेंथ है, मतलब इसके कारण एनर्जी ज्यादा होगा और इसके कारण कारण एनर्जी कम होगा। इसके कारण अगर एनर्जी कम ज्यादा होगा, एक मिनट लिख लेते हैं। देखो एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, इसका सॉरी इसका एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, ठीक है। इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा यानी पहले का वेवलेंथ ज्यादा होगा, उसके बाद H2O यानी दूसरे का आएगा, और सबसे लास्ट में थर्ड आएगा। ये देख लो कहाँ है, 3 1 2, नहीं नहीं नहीं, 1 2 3, ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। हमको लिगेंड के स्ट्रेंथ के बेस पे देखना है। जो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो उतना ज्यादा स्प्लिट कराएगा। देखो अगर तीनों का CFSE ड्रॉ करोगे, सपोज हम इसका ड्रॉ करते हैं, इसका कैसे स्प्लिट होगा? 1 2 3 4 5 ऐसे स्प्लिट होगा। H2O का देखोगे, 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा ऐसे स्प्लिट होगा, ठीक है। और जब लास्ट वाला देखोगे तो वो ज्यादा स्प्लिट होगा। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे ज्यादा स्प्लिट होगा, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा स्प्लिट होगा उसका एनर्जी उतना ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। इसीलिए इसका एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, सबसे थर्ड का सबसे कम और फर्स्ट का सबसे ज्यादा, ठीक है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, complete removal of both the axial ligand along z-axis from an octahedral complex lead to which of the following splitting pattern? देखो ये सीधा सीधा स्क्वायर प्लेनर का पूछ रहा है डायग्राम। स्क्वायर प्लेनर का कैसे पूछ रहा है वो देखो। यहाँ पे इमेजिन करो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? कंप्लीट रिमूवल ऑफ एक्सियल लिगेंड, यानी ये लिगेंड अगर रिमूव हो जाए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से तो क्या बनेगा? तो ये तो स्क्वायर प्लेनर बना, ठीक है। इसका पूछ रहा है जो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसा होगा। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल का देखो, ये 3 होता है, सॉरी 5 होता है, ऊपर 2, नीचे 3। 3 क्या क्या है? DXY, DYZ और DXZ, ठीक है। और ऊपर क्या होता है? DX² - Y² और DZ², ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये भी फर्दर स्प्लिट होता है, ऊपर चला जाता है DX² - Y², ठीक है। और ये जो नीचे स्प्लिट होता है वो इतना ज्यादा स्प्लिट होता है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर में, ठीक है। तो यहाँ आ जाता है DZ², फिर ये जो है ऊपर चला जाएगा DXY, और नीचे सॉरी यहाँ 3 नहीं, आप 2 आएगा ना, ये आ गया DXZ और DYZ। मतलब जब भी बोले रिमूवल ऑफ एक्सियल लिगेंड यानी जेड एक्सिस, जेड वाला जितना होगा, जैसे इसमें जेड वाला कौन सा है? DXZ एंड DYZ, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। DXY ऊपर चला जाएगा, फिर DZ² नीचे आ जाएगा, DX² - Y² ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर DX² - Y² ये दोनों में है, इसमें नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? DXY,
ये भी नहीं हुआ, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी इसमें सही हो गया, सॉरी, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो दो लाइन दिया गया है, मतलब ये दोनों एक ही एनर्जी के हैं। ठीक है, इसमें एक डी एक्स वाई और डी एक्स जेड और दूसरा डी वाई जेड, मतलब एक्स और वाई टर्म नीचे आ जाएगा सबसे, और डी एक्स स्क्वायर सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये एक दूसरे को क्रॉस करेगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स आयन दैट विल लूज इट्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अपॉन ऑक्सीडेशन ऑफ इट्स मेटल 2+3। ठीक है, ये सारा +2 में दिया गया है, और ये जो फेन लिखा गया है ना, उसका लिगेंड का स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है जो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो CFSE क्या है, CFSE स्टेबलाइजेशन एनर्जी अपॉन ऑक्सीडेशन इट्स मेटल, मतलब कम होगा। ठीक है, कम कैसे होगा वो देखो, इसका आंसर डी है, पहले डी को एक्सप्लेन कर दे तो उसके बाद दूसरे को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ये D6 है क्योंकि Fe+2 में है। ठीक है, +2 में है, तो ये D6 है, D6 को ड्रॉ करो। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, क्यों, क्योंकि SFL है तो पेयरिंग करवाएगा। इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितना होगा, नीचे वाले का -0.4 बोले हैं, तो -0.4 इंटू 6, ये हो जाएगा -2.4, ले लो। ठीक है, इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखेंगे, साइन को नहीं देखेंगे। ठीक है, ये है D6 का, जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ये +2 से कहाँ पहुंच जाएगा, +3 में, जब +3 में पहुंचेगा तो Fe+6 हो जाएगा। ठीक है, ये D6 है +2 में, जब +3 में Fe जाएगा तो D5 हो जाएगा। ठीक है, D5 हो जाएगा। तो फिर से देखो D5 का, 1 2 3 4 5, ये -0.4 इंटू 5, ये कितना आ गया, -2.0। इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देखेंगे, देखो ये 2.0 है, ये 2.4 है, ये कम हुआ CFSE। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। उसी तरह तुम इस पे चेक करो, ये +2 में कोबाल्ट +2 से कहाँ जाएगा, कोबाल्ट +3 में। ठीक है, ये D7 है, ये D6 है। ठीक है, यहाँ पे CFSE इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तुम देखोगे तो ये इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा वो देख लो। ठीक है, सपोज ये पहले D7 देखो, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ एक 7 आएगा। ठीक है, ये -0.4 इंटू 6 और +1 इंटू 0.6। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्लस हो गया माइनस में, और जब CO+6 करेंगे यानी D6 का करेंगे, D6 का तो हमारा ये है -2.4। ठीक है, तो इसी को देख लो, ये हो गया -2.4, और फिर प्लस में आ जाएगा 0.6, ये हो गया 1.8 माइनस का। ठीक है, इधर आ रहा है 2.4 और इधर आ रहा है 1.8, तो CFSE इंक्रीज किया ना, डिक्रीज तो नहीं किया। उसी तरह इसका भी देखोगे एक बार, नहीं तो ये खुद से आप लोग ट्राई करना, एक बार निकेल +2 का चेक करो और एक बार निकेल +3 का, CFSE इंक्रीज होगी। ठीक, Zn का भी सेम और CO का भी सेम, CFSE इन तीनों में इंक्रीज करेगी, सिर्फ इसमें डिक्रीज करेगी। डिक्रीज कितना किया वो हम कैलकुलेट करके दिखा दिए। इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखो, द फॉलोइंग लिगेंड इज, ये पूछ रहा है कौन सा लिगेंड है। देखो, अगर बाइंडिंग साइट एक हो तो मोनोडेंटेट, अगर दो हो तो बाई, तीन हो तो ट्राई, चार हो तो टेट्रा। ठीक है, उसी तरह पांच हो तो पेंटा, सिक्स हो तो हेक्सा। अब इसमें पूछ रहा है कितना बाइंडिंग साइट है। देखो, एक यहाँ से बाइंड करेगा, 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 और कहीं बाइंडिंग साइट दिख रहा है, कहीं नहीं है। ये चार बाइंडिंग साइट है इसके, ये हो जाएगा टेट्राडेंटेट लिगेंड। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
द वन दैट विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो ये कॉन्सेप्ट पे कितनी बार हमको लगता है 4 से 5 क्वेश्चन तो कर चुके हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है ऑप्टिकल एक्टिव, इसमें क्या बोले थे, जिसमें पीओएस और सीओएस नहीं हो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से प्लेन डालोगे इसको ये चमक जाएगा, ये तो कट जाएगा। ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। बताओ कैसे, ये कौन सा है, देखो मेटल, ये ऐसे है, इसको हम लोग ट्रांस बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये ट्रांस हो गया। इसी का अगर सिस बनाना हो तो यहाँ एक ईएन आ जाएगा, यहाँ एक ईएन आ जाएगा, और यहाँ ए और यहाँ ए। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ये भी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये मर है, इसी का फेस आइसोमर भी होता है। इसका फेस आइसोमर बनाना हो तो कैसे बनेगा, देखो 3A और 3B है। ठीक है, ए, ए और ए, बी, बी और बी। देखो ये एक फेस पे आ गया और ये एक फेस पे आ गया। ये फे आइसोमर हो गया और ये मर दिया गया, ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमर है। सिर्फ इसमें देखो तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ये ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, और ये सेम ए टाइप का है, इसमें ई एन दिया गया, इसमें बी है, इसमें भी फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ये भी नहीं होगा आंसर हमारा। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो, सी हो जाएगा, जो ऑप्टिकल एक्टिव है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीओ एंड एएल। इसमें सीओ का कोऑर्डिनेशन नंबर और इसमें एएल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना। देखो जो बाहर है उसको तो हम लोग काउंट ही नहीं करते कोऑर्डिनेशन नंबर में, क्यों, क्योंकि वो मेटल से डायरेक्ट अटैच नहीं होते हैं। अब देखो सीओ एक मोनोडेंटेड लिगेंड है और ईएन बाइडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पे ये भी C2O4, इसको OX भी बोलते हैं, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो बाइडेंटेड लिगेंड मतलब दो कोऑर्डिनेशन साइट, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 गुना 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। इसका 2 गुना 2, एक क्लोरीन भी है +1, इसका 5 हो जाएगा और इसका 6 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट, इससे पहले आया था, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा था। विल्किंसन कैटलिस्ट उसमें क्या था, आर एच सॉरी RH PPH3 होल 3 और Cl, RH PPH3 होल 3 Cl, यही था। इसका स्ट्रक्चर भी देख लो फिर से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। PPH3 इधर भी PPH3। ठीक है, ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इसका हाइब्रिडाइजेशन इससे पहले बता चुके हैं, D2sp, और इसका काम क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कंप्लीटली लर्न करने वाला ही है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ब्रिजिंग सीओ लिगेंड एंड सी कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड इन, इसमें देखो ये दूसरी बार आया क्वेश्चन। ये किस तरह का स्ट्रक्चर था, ये रहा, देखो ये, इसमें कोबाल्ट कोबाल्ट एक बॉन्ड है। ठीक है, और ब्रिजिंग एक ऊपर है, दूसरा नीचे है। इसमें क्या पूछ रहा है, पहले ब्रिजिंग लिगेंड और फिर बॉन्ड, तो पहले 2 और 1 हमारा आंसर होगा, सॉरी यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 ब्रिजिंग और 1 बॉन्ड है। ठीक है, इसमें अगर पूछ दे टर्मिनल सीओ कितने हैं, ये नहीं पूछा है, तो बता सकते हो टर्मिनल 1 2 3 4 5 6, इसमें टर्मिनल सीओ 6, ब्रिजिंग सीओ 2। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ब्रिजिंग CO 2 और वो मेटल मेटल बॉन्ड 1। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, Mn2CO10 इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ड्यू टू इट्स प्रेजेंस। देखो ये एनसीईआरटी का स्नैप लगाया गया है, ये एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में यहाँ पे ये भी दिया गया है, Mn2CO10। इसमें क्या पूछ रहा है, Mn2CO10 इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या है इसमें, Mn बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे Mn बॉन्ड है, ये लगा दोगे आंसर।
ये लगाओगे ना आंसर, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एमएन बॉन्ड भी है। इसमें क्या बोल क्या रहा है क्वेश्चन, वो ध्यान से देखो। Mn2CO10 इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ड्यू टू, उसका रीजन पूछ रहा है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होने का रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि मेटल अगर कार्बन से बॉन्ड बनाए, उस टाइप का जो कंपाउंड बनेगा उसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलेंगे। तो मेटल का यानी मैंगनीज का कार्बन के साथ बॉन्ड है, ये रीजन है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का, ना कि ये। अगर पूछता इस कॉम्प्लेक्स में कितने मेटल मेटल बॉन्ड है, तुम ये लगा देते आंसर। ये तो पूछा नहीं, ठीक है। से पूछा क्या है, Mn2CO होल 10 इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटल टू कार्बन बॉन्ड, यानी मेटल से डायरेक्ट लिंक है कार्बन, ठीक है। ये रीजन है इसके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होने का, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, ना कि बी, ठीक है। आज भी 10 क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।